चिट्ठी आप किसी को डाका डालने के लिए डालते थे कि भैया हम वहाँ पर डाका, या किसी से फिरौती मांगने के लिए, तो आपको ये डर नहीं रहता था? आप मतलब किसी पोस्ट ऑफिस से डलवाने के लिए किसी आदमी को बुलाते थे कि मतलब किस तरह कैसे सुरक्षा रहती थी उस ऐसे समय? ऐसे सुरक्षा रहती थी कि जैसे मैंने कोई अगर जैसे अपहरण किया है, उसके घर में हमें चिट्ठी देना है, तो हम लोग क्या करते थे कि 8 दिन कोई सूचना नहीं देना है। 8 दिन के बाद में फिर एक लेटर पैड पे चिट्ठी लिखी जाती थी। 8 दिन का गैप क्यों रखते थे? इसलिए कि क्योंकि 4 से 10 दिन पुलिस ज़्यादा भड़बड़ी पे रहती थी और उसके बाद में कुछ डाउन हो जाती थी। तो 8 दिन तक किडनैपर के यहाँ का नाम फ़ोन नंबर का नाम चिट्ठी वगैरह नहीं जाएगी। उसके बाद में जैसे मैंने हमें इटावा ज़िला के जंगल में हम अगर रुके हैं, तो चिट्ठी कम से कम कानपुर देहात में गिरेगी जाके। तो यहाँ से कानपुर तक कौन, कोई आदमी आपके गैंग का ही आदमी? नहीं, गैंग का आदमी नहीं जाता था कि जो हमारे मिलने-जुलने वाले होते थे, उनको मैं रात में आए, उनको चिट्ठी दे गए और उनको समझा गए कि ये चिट्ठी जाके तुम्हें फला-फला डाकखाने से डालना है। क्योंकि जहाँ से चिट्ठी गिरेगी वहाँ की पहले मोहर लगेगी, उसके बाद में जिला पे पहुँचेगी। तो पुलिस ये ढूँढेगी कि कनो फला जिला की मोहर लगी, फला जिला से कनो चिट्ठी गिरी है, तो वो वही जिला में दबिश देगी जाके। क्योंकि इतना अगर होशियारी से नहीं चलेगा तो बदमाश 2 दिन में मर जाएगा। तो चलो मान लो कि चिट्ठी जो है हाँ। अपहरण के घर पहुंच गई, अब चिट्ठी का जवाब कहाँ आएगा, मतलब उसके लिए क्या? जवाब नहीं, ऐसे जवाब नहीं आता है। वैसे उसमें लिखा होता है कि आप पुलिस से नहीं कह सकते, पुलिस को नहीं दिखा सकते, लेकिन जनता मानती नहीं है। फिर वो ऐसे करता है, धीरे-धीरे उनको पता लग जाता है कि फला गैंग पे हमारी कनो पकड़ है। फिर वो धीरे-धीरे घूमते-घूमते कम से कम बाय 15 दिन 20 दिन लग जाएगा। फिर हमारे धीरे-धीरे सुरगा पारेगा कि किस क्षेत्र में संपर्क हो सकता है। कम से कम 20 दिन मान लीजिए लग मतलब जाएगा। ये सारी कोशिश उसी को करनी पड़ती है जो जिसके बच्चे को आप जिसके बच्चे का अपहरण किया उसको करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे पता लगेगा तो कोई गांव वाला कहेगा कि भैया पता लगेगा तो हम बताएंगे। तो धीरे धीरे एक दूसरे से संबंध बना के तब कहीं जाके 20-25 दिन बाद तब बदमाश की ढिंगा पहुंचेगा वो। ऐसा नहीं होता था कि जहाँ जैसे चिट्ठी भेजी है वहाँ अपना कोई जासूस लगा नहीं दिया? नहीं नहीं, तो पुलिस हमें दूसरे ही दिन मार देगी। ये ऐसा नहीं हो सकता है। कुल मिला के ये बड़ी लंबी प्रक्रिया हुआ करती बहुत है। लंबी प्रक्रिया इसमें। पकड़ में कितनों जल्दी करेंगे तो 20-25 दिन महीना भर से पहले कोई पकड़ छूटने वाली है ही नहीं। कहो 2-2 महीना हो जाए तब छूट पाती थी। दूसरे का पैसा लेना कोई सहज बात नहीं है। हो सकता है वो हमें पैसा देने आए वो वहीं रास्ते में मार दे, पुलिस को लेके आवे वो हमें वहीं पे मार दी। तो जब जिस जगह पर आप जैसे अपना अड्डा बताते थे कि यहाँ आके मिलो आप, ऐसा कुछ अड्डा आप खोलते थे चिट्ठी में? नहीं, हम नहीं खोलेंगे। चिट्ठी में कुछ चीज नहीं खुलेगी। फिर आप लोग जैसे किसी गांव में जाते तो पूछते पूछते जाते हो, उस एरिया से जाएंगे तो धीरे धीरे पता लग जाता है। फिर गांव की जो पब्लिक है वो किडनैप वाला यही समझेगा कि ये हमारी मदद कर रहे, लेकिन वो होता हमारा ही सबका आदमी है। लेकिन वो गांव का आदमी होता है, किसान होता है। वो धीरे धीरे हमारी डंगा तक ले आएगा। जब वो आदमी हाँ। जिसके बच्चे की पकड़ हुई वो आप तक पहुंच सकता है, तो ऐसे तो आप तक पूछ पूछ के पुलिस भी पहुंच नहीं सकती पहुंच सकती है। है, क्यों नहीं पहुंच सकती? इसलिए नहीं पहुंच सकती है कि पुलिस ने, मनोज जी मैं 18 साल जंगल में रहे हैं, पुलिस ने ऐसा कोई कर्म बकाया नहीं रखा होगा जो उपाव न बदमाश के ऊपर किया हो। क्योंकि इतना हम लोग जिसका विश्वास करते उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं, उसको हाईलाइट ऐसे कर देते हैं कि उसको ये देखना है कि एक से आदमी छट्टा की नहीं होना चाहिए। उसका सबसे पहले जूता देखना पैर का कि 10 नंबर 9 नंबर 8 नंबर चढ़ा है कि छोटा बड़ा है। और कितना भी पुलिस भेद छुपा के चल देगी लेकिन तब भी पता लग ही जाता कि ये पुलिस का है। मतलब जूतों से पहचान लेते थे? जूता से पहचान लेंगे, शरीर से पहचान लेंगे, वातावरण से पहचान लेंगे। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश में ऐसी पुलिस है कि एक ठिकाने की तो है नहीं, वो 50 जिला की पुलिस है। तो वो पता नहीं बाकी बोली अलग अलग है ही। तो पुलिस की भाषा से आदमी, गांव का आदमी पहचान लेगा कि ये पुलिस वाला है। फिर आप तक सूचना पहुंच जाती? हमारे यहाँ सूचना पहुंच जाएगी। आप लोग अलर्ट हो जाते हम होंगे? लोग अलर्ट तुरंत अड्डी छोड़ जाएंगे, उसके भी जानकारी में नहीं रहेंगे। जो आदमी की जानकारी में है उसके भी जानकारी में नहीं रहेंगे। उससे ये कहेंगे कि आप लोग जाइए, हम जब मिलेंगे तब मिल जाएंगे। और जब पकड़ वाला वहां पड़ेगा तो डायरेक्ट नहीं हम मिलेंगे। उसके ढिंगा कम से कम 20 आदमी जाएगा, एक एक करके देख आएगा, चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। तब रात के कहीं 12-1 बजे पे हमारे ढिंगा वो पहुंचेगा।
तो आप देख रहे हैं कि ये वो तमाम सारी बातें हैं जिन बातों से हम लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इन लोगों के पास किस तरह का दिमाग होता है। और फिर वो अपहरण वाला पहुंच गया, फिर उसने आपको पैसे दिए और आपने हाँ। तब पैसा नहीं देगा, उस टाइम पे बैठ के उनकी बातचीत होगी, बातचीत होगी उसकी कितने में तय हो रही है। उसमें तो लिखा है कि आपके हैसियत से आधा। अब वो आया बाने 4 व्यवहारी हमारे बैठार दिए, तो भाई उनका भी हमें सम्मान रखना है। तो आपके आधा हैसियत से आधा लिखा, जैसे आपकी हैसियत 1 लाख की है, 50,000 लिखे। हैसियत का मतलब क्या है? हैसियत मतलब उसके खेती पाती जमीन जायदाद जितनी है उसका आधा, कि वो जितना कमाता है उसका आधा? ऐसा है कि कोई आदमी नौकरी करता है, कोई आदमी का मकान है, कोई आदमी की खेती है, तो उसमें ये लिखा होता है कि जैसे आपकी हैसियत 1 लाख की है, तो उस पे हम अब हैसियत आप आंकते कैसे? वो ऐसे है कि किसी पे 50 बीघा खेती पड़ती है, किसी पे 200 बीघा खेती पड़ती है, तो 200 बीघा की लागत आंकते हम लोग कि कितना। 200 बीघा खेती अगर मान लो उसकी 10 करोड़ की है तो 5 करोड़। तो हम खेती बिचाते नहीं है, हाँ। हम ये देखते हैं कि 200 करोड़ 200 कनौ खेती है, 200 उसका टर्नओवर कितना है, वो टर्नओवर कितना है, जैसे उसका साल भरे में 1 लाख का या 2 लाख का बिकता है कि नहीं बिकता है, तो उसमें से आधा, उसमें आधा। अब किसी की खेती अगर 200 बीघा है तो बाकी तो 10-20 करोड़ की हो गई। तो वो जब खेती बिकाता रहेगा तो वो तो सालन नहीं बेच पाएगा, तो सालन हम पकड़ नहीं छोड़ पाएंगे। तो मतलब आदमी की जो कमाई होती थी साल भर की, तो जब आप पकड़ते थे तो ये दिमाग में रखते थे कि इसके आधा जो है ना, वो साल भर का आधा पैसा मुझे मिलना चाहिए। हाँ, तो आधे में वो अपना बच्चा पाल ले जाएगा, उसके भी बच्चा भूखकर नहीं मरेंगे। क्योंकि हम देखिए, हमारी लोगन की मजबूरी होती है कि अगर हम लोग अगर पकड़ करेंगे नहीं तो हम कहाँ से आमलेशन मंगाएंगे, कहाँ से खाना मंगाएंगे, कहाँ से कपड़ा मंगाएंगे। और हमारा जो कपड़ा जहाँ 10 रुपए की चीज आती हो वो हमें 20 रुपए में मिल रही है। तो मनोज जी हम तक जो पहुंचाएगा तो वो भी तो कुछ लेगा, तो हमें तो उसी हिसाब से चलना है ना। तो बिन आज की डेट में हो या आज की 20 साल पहले की बात हम बता रहे कि अगर किसी को तुम 2 रुपए दोगे नहीं तो साधारण कोई नहीं आदमी हमारी मदद करने पहुंचेगा, तो हमें पैसा दे के काम कराने पड़ता था। इसलिए आप ये सारे काम करते। तो आप सुन रहे थे सीमा परिहार जी को, और उनसे वो तमाम सारे किस्से हम सुनवा रहे थे आपको, ताकि ये चंबल के बीहड़ की जिंदगी जो सालों से एक कौतूहल का विषय बनी हुई है, इसके बारे में आप कुछ जाने। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। आप हमारे साथ इस पुरानी दुनिया में लौट कर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और आप ऐसे ही अपना तमाम सारा जो अनुभव है हमारे दर्शकों के साथ बांटते रहिए। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध ये है कि हम लोग बड़ी मेहनत करके बहुत दूर आकर इस तरह की वीडियो, इस तरह के जो कंटेंट होते हैं उसको बनाते हैं। आपको अगर अच्छे लगे तो आप इन्हें भरपूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाया करिए, ताकि हम और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। प्रशस्ति स्टूडियो को फॉलो कर लीजिए, और कवि कुमार मनोज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम ऐसे ही नए वीडियो के साथ आपके बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।